हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है 360 डिग्री कंसेप्ट सीरीज फॉर जेएआईबी। और जेएआईबी की बात करें तो मैं आपके साथ जुड़ता हूं पीपीबी यानी पेपर 2 के साथ। और दोस्तों पेपर 2 में हम लोग मॉड्यूल ए के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी अगर हम बात करें तो जो बैंक और ग्राहक का संबंध होता है, यानी अगर कोई बैंक के पास किसी ग्राहक ने अपना अकाउंट खोला है तो ग्राहक की मैक्सिमम जानकारी, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो और केवाईसी के थ्रू पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, वो जानकारी बैंक के पास रहती है। और बैंक के ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं कि जो जानकारी ग्राहक की बैंक के पास है उसको वो कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट बनाए रखे। सो इसी के ऊपर आज का हमारा सेशन है और यहां पर हम डिस्कस करेंगे किन परिस्थितियों में बैंक आपकी यानी ग्राहक की जानकारी को शेयर कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है। तो इसी पे आज हम लोग अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। सो ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी आज का हमारा लेक्चर है। साथ ही साथ दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल जेएआईबी CAIB बाय अरविंद सर। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की जब हम बात करते हैं बैंक में, सो द डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड कस्टमर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। यानी डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप किसी बैंक में और उसके कस्टमर के बीच में, किसके बीच में? कस्टमर के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर। अब देखो ये दोनों ही स्पेशल क्यों कहा गया है, समझिए। क्रेडिटर क्यों? अगर कस्टमर बैंक के पास डिपॉजिट करता है तो फिर यहां कस्टमर क्या बन जाता है? क्रेडिटर, और बैंक बन जाता है डेटर। लेकिन अगर बैंक ने कस्टमर को लोन दिया है तो फिर बैंक बन जाता है क्रेडिटर और कस्टमर बन जाता है डेटर। सो दोनों ही प्रकार के वाइस वर्सा रिलेशनशिप पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्पेशल काइंड कहा गया है। तो इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब जब तक कस्टमर बैंक के प्रोडक्ट को यूज करेगा तब तक वो बैंक का ग्राहक रहेगा और तब तक वो रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप दैट हैज बीन इंप्लाइड ऑब्लिगेशन टू कीप द अफेयर्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द कस्टमर सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल। इनका कहना है कि बैंक की जिम्मेदारी होती है, बैंक की जिम्मेदारी होती है कि जो भी कस्टमर के अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर के अकाउंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या बनाए रखना? सीक्रेट। क्या बनाए रखना? सीक्रेट बनाए रखना। और साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियल। क्या? कॉन्फिडेंशियल बनाए रखना। ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारे बैंक की जिम्मेदारी होती है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ द ड्यूटी ऑफ नॉन डिस्क्लोजर इज कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल। अब बैंक को जिम्मेदारी दी गई है कि इस सूचनाओं को डिस्क्लोज नहीं करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है और कानूनी ऑब्लिगेशन भी बैंक के ऊपर होता है। लीगल यानी कानूनी जिम्मेदारी भी है कि बैंक ग्राहक की सूचना को शेयर ना करे। सो थस द बैंक वुड प्रोटेक्ट ओनली इफ it disclose the affairs of the customer under the legally permissible compulsion or circumstances as follows। so अगर कोई बैंक, सपोज पहले समझते हैं, अगर कोई बैंक किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन को, किसी भी कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है, क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को अगर वो शेयर करता है तो यहां पे बैंक को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बैंक को क्या नहीं मिलेगा? प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। शेयर माने डिस्क्लोज करता है, ठीक है, अगर डिस्क्लोज करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर अगर बैंक डिस्क्लोज करता है, क्या करता है? डिस्क्लोज करता है, तो वहां पे बैंक को क्या मिल जाएगा? प्रोटेक्शन मिल जाएगा। प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है ना, वो कौन कौन सी कंडीशन है या वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें बैंक को क्या मिल जाता है? प्रोटेक्शन मिल जाता है। सबसे पहली जो कंडीशन है, वेयर डिस्क्लोजर इज अंडर द कंपल्सन ऑफ लॉ। पहली कंडीशन यानी कानून के तहत बाध्यता अगर बैंक के ऊपर आती है तो बैंक डिस्क्लोज कर सकता है। दूसरा, वेयर द ड्यूटी टू द पब्लिक टू डिस्क्लोज, जहां पे बैंक की जिम्मेदारी है जनता के हित में
डिस्क्लोज करने की, वहां डिस्क्लोज कर सकता है। वेयर द इंटरेस्ट ऑफ बैंक रिक्वायर्स डिस्क्लोजर, जहां बैंक का हित फंस रहा होता है, बैंक के हित, अपने लाभ के लिए भी बैंक डिस्क्लोज कर सकता है। बताएंगे किस प्रकार का लाभ। और व्हेन द डिस्क्लोजर इज मेड विद द एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंसेंट ऑफ द कस्टमर, जब ग्राहक लिखित तौर पर या निहित तौर पर यह बता देता है कि आप हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन है जहां पर अगर बैंक डिस्क्लोज करता है, ये 4 कंडीशन है जहां पे बैंक अगर क्या करता है, डिस्क्लोज, क्या करता है दोस्तों, डिस्क्लोज करता है। तो यहां पे इन 4 कंडीशन में बैंक को क्या मिल जाएगी, प्रोटेक्शन। क्या मिल जाएगी दोस्तों, यहां पे बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों चीजों को समझ लेते हैं, कब कब कौन कौन सी कंडीशन में बैंक को डिस्क्लोज करने पर प्रोटेक्शन मिल जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डिस्क्लोजर अंडर द कंपल्सन ऑफ लॉ, कानून के तहत, है ना। तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। अब बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट का मतलब क्या है, इसमें क्या बताया गया कि जो ग्राहक का अगर कोई भी डेटा ऐसा है जो एज अ एविडेंस अगर प्रस्तुत किया जा सकता है और कोर्ट अगर उसे कह दे कि आप प्रस्तुत करिए, तो फिर बैंक को कस्टमर की इंफॉर्मेशन कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। यानी क्या कह रहे हैं, एज पर सेक्शन 4 and 6 बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर एंड थर्ड पार्टी, बैंक, किसी बैंक का अगर मान लीजिए कोई लीगल डिस्प्यूट है बैंक के किसी कस्टमर का और किसी थर्ड पार्टी का, किसी थर्ड पार्टी का अगर कोई क्या है, डिस्प्यूट चल रहा, ठीक है। अब ये जो थर्ड पार्टी है ये कहां चली गई, कोर्ट। कहां चली गई, कोर्ट। और कोर्ट ने अगर इस कस्टमर के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक से मांगी है, तो फिर बैंक को यहां पे कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही इन्होंने लिखा है कि एज पर द सेक्शन 4 and 6 ऑफ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द बैंक्स कस्टमर, बैंक के कस्टमर के बीच में और किसी थर्ड पार्टी के बीच में अगर लीगल डिस्प्यूट है और यहां पे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द बैंक बुक में बी कॉल्ड, और यहां पे अगर कोर्ट ने कस्टमर के अकाउंट की सर्टिफाइड कॉपी अगर मांगी है, किससे, बैंक से, ठीक है दोस्तों, कॉल्ड फॉर विच सेल बी प्राइमा फेसी एविडेंस, जो कि एक प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसिया माने होता पहली दृष्टि में, अगर वो क्या लगता है एविडेंस के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ सच एंट्रीज इन द बैंक बुक्स, तो वो एंट्रीज अगर कोर्ट को डिस्क्लोज करता है तो वहां पर बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबमन बाय द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, अगर मान लीजिए कोई सिविल कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है, क्या है, क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, और इस कोर्ट ने अगर बैंक को सम्मन भेजा है या नोटिस भेजा है, बैंक को सम्मन या नोटिस भेजा और किसी ग्राहक की इंफॉर्मेशन मांगी है, तो वहां पे बैंक को जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो सिविल कोर्ट हैव द पावर टू इशू सम्मन टू द बैंक, सिविल कोर्ट के पास वह ताकत होती है या उनको वो पावर दी गई है कि वो बैंक को सम्मन जारी कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और टेंडर एविडेंस, तो डॉक्यूमेंट एविडेंस भी मांगे जा सकते हैं, टेंडर एविडेंस भी बैंक से मांगे जाते हैं। सच नोटिस इशूड बाय द कोर्ट, ये नोटिस कौन जारी करता है, कोर्ट। किसके लिए जारी करेगा, बैंक के लिए। टू हैव कंपाइल्ड विथ, तो उन डॉक्यूमेंट्स को बैंक कंपाइल्ड करेगा। एंड द डॉक्यूमेंट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द बैंक ओनली स्पेसिफिकली कॉल्ड फॉर, तो बैंक सिर्फ वही डॉक्यूमेंट कोर्ट को देगा जिसे स्पेशली यहां पे कॉल्ड किया गया है, स्पेशली जिन डॉक्यूमेंट्स को क्या किया गया, कॉल्ड किया गया है, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को सिविल कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करेगा कौन, बैंक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए लॉ के तहत। अब इनकम टैक्स, एक और तीसरा पॉइंट आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जो भी हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज होते हैं, ठीक है, इनको भी पावर दी गई है कि ये बैंक से किसी भी कस्टमर के अकाउंट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मांग सकते हैं। और ये पावर सेक्शन 133 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसमें दी गई है। ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर और स्पेसिफाइड हायर अथॉरिटीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द पावर वेस्टेड बाय सेक्शन 133 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में कॉल बुक ऑफ अकाउंट,
or other documents for banks from banks, it's considered that will be useful in any proceedings। यानी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 133 के तहत बैंक से उन एविडेंस को मांग सकता है। ऑन स्पेसिफिक ऑर्डर साइन बाय द अथॉरिटीज, ऑफिसर बैंक नीड टू फर्निश द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड इंटीमेटेड टू द कस्टमर। तो जो भी इंफॉर्मेशन बैंक से मांगी जाएगी, बैंक इनकम टैक्स अथॉरिटीज को प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ उसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा? कस्टमर को भी प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? कस्टमर को भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डन है। अगर एक्ट की बात करें, द अदर रिलीवेंट एक्ट अंडर विच इंफॉर्मेशन कैन बी कॉल्ड फॉर बैंकर फॉर द कंपनीज एक्ट 2013 और आरबीआई एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और गिफ्ट टैक्स, तो यहां पे भी डिस्क्लोज करना होता है। अब ये तो होगा कंपल्सन अंडर लॉ। अब ड्यूटी टू डिस्क्लोज इन पब्लिक इंटरेस्ट, किसी मतलब जनता के हित में कभी कभी जारी करना होता है। तो जो ऑर्डिनरली अगर हम बात करें, ऐसे इंस्टेंसेस भी आते हैं जब डिस्क्लोजर किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में, है ना। और ये तब आता है जब कोई कस्टमर बैंक का ऐसा है जो डीलिंग कर रहा है अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज में, इलीगल ट्रैफिकिंग में या स्मगलिंग में या सिमिलर सीरियस एंटी नेशनल और इलीगल एक्टिविटीज में, तो वहां पे भी बैंक डिस्क्लोज करता है अपने कस्टमर की जानकारी। ठीक है दोस्तों। तीसरा, डिस्क्लोजर इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक इटसेल्फ। जैसे अगर मान लीजिए किसी बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दे रखा है, किसी भी बोरोवर को क्या दे रखा है? लोन। किसी भी बोरोवर को क्या दे रखा है? लोन। किसी बोरोवर को क्या दे रखा है? लोन। ठीक है। और इस बोरोवर की तरफ से किसी और व्यक्ति ने क्या दे रखी है? गारंटी। क्या दे रखी है दोस्तों? गारंटी अगर दे रखी है बैंक को, क्या प्रोवाइड कर रखी है? गारंटी प्रोवाइड कर रखी है। ठीक। अब अगर ये बोरोवर अगर इस लोन का रीपेमेंट डिफॉल्ट कर देता है, क्या कर देता है? रीपेमेंट अगर डिफॉल्ट कर देता है, रीपेमेंट अगर डिफॉल्ट कर देता है, तो यहां पर जो हमारा बैंक है वो इस इनके अकाउंट की इंफॉर्मेशन या तो गारंटर या उनके जो भी एडवोकेट होंगे, वकील, एडवोकेट होंगे, उनके साथ शेयर कर सकता है। तो यहां पे भी बैंक को क्या मिल जाएगी? प्रोटेक्शन। क्या मिल जाएगी दोस्तों? प्रोटेक्शन। अ बैंक वुड बी प्रोटेक्टेड व्हेन इट फर्निश इंफॉर्मेशन अबाउट द बोरोवर्स अकाउंट टू द गारंटर और देयर सॉलिसिटर फॉर रिकवरिंग द ड्यूज। तो बैंक का यहां पे हित है कि वो अपने ड्यूज को रिकवरी करना चाहता है, इसके लिए गारंटर को या उनके वकील को किसके रिगार्डिंग? बोरोवर के अकाउंट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज कर सकता है। और साथ ही साथ आपने एक और चीज देखी होगी कि सेक्शन 15(1) क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, एवरी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एवरी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को किसी ना किसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर बनना पड़ेगा विद इन 3 मंथ बाय पासिंग दिस एक्ट। ठीक है दोस्तों। सो वो 3 मंथ के अंदर उनके सदस्य बनेंगे और ग्राहक के द्वारा जो भी लेन देन हो रहा है अगर डिले कर रहा है तो उनकी क्रेडिट रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, क्रेडिट हिस्ट्री तैयार की जाती है और उस आधार पर उनकी क्रेडिट रिपोर्ट बनती है। तो तब भी सीआईसी के साथ भी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर। यहां ग्राहक की जो केयर की जिम्मेदारी वो भी बैंक के ऊपर होती है। सो अगर पेयू ऑफ द ड्राफ्ट एट पेइंग ब्रांच, अगर कोई भी ड्राफ्ट का पेइंग मतलब पे करना है और पेइंग ब्रांच के पास अगर जाते हैं तो बैंक यहां ट्रस्टी बनता है और कस्टमर बेनिफिशियरी बनता है। वहीं पे अगर कोई कस्टमर लॉकर को लीज पे लेता है तो बैंक का लॉकर होता है वो लेसर बनता है और कस्टमर लेसी बनता है। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गार्निशी और अटैचमेंट ऑर्डर की भी जब बात की जाती है, तो जैसे मान लीजिए मिस्टर राम, इसको समझ लीजिए, मिस्टर राम ने पैसा उधार लिया है मिस्टर श्याम से, ठीक है। इन्होंने क्या की है? बोरोइंग। तो ये क्या हुए? डेटर हुए। ये डेटर हुए। किसके डेटर हुए दोस्तों? श्याम के। तो श्याम क्या हुआ? क्रेडिटर। अब अगर श्याम का पैसा राम वापस नहीं कर रहे हैं तो श्याम कहां चले गए? कोर्ट में। कहां चले गए? कोर्ट में। ठीक। और राम का अकाउंट मान लीजिए किसी एक बैंक में है और उस बैंक का नाम है ABC। बैंक का नाम क्या है? ABC। ठीक है। तो डेटर, श्याम का डेटर कौन है? मिस्टर राम। और राम का पैसा किसके पास जमा है? बैंक के पास। तो डेटर्स डेटर, ये कौन बना? बैंक क्या हुआ? डेटर्स
डेटर हो गया बैंक, ठीक है। तो चूंकि बैंक डेटर्स डेटर है और इनका पैसा है और इसके लिए कोर्ट गए, तो बैंक कोर्ट यहां पे इनके लिए आदेश जारी करता है और ये आदेश में गार्निसी जिसके लिए ऑर्डर जारी किया जाता है यानी बैंक के लिए जारी किया गया, तो बैंक यहां गार्निसी होता है। कोर्ट ने आदेश जारी किया तो गार्निसी ऑर्डर कहा जाता है। तो डेटर हु ओस मनी इज कॉल्ड गार्निसी। तो यहां पे राम का पैसा किसके पास है? बैंक के पास, तो बैंक क्या हो गया? गार्निसी। अ बैंक इज a debtor in respect of deposit account with the credit balance, ठीक है। So when the court issue order attaching the credit balance in the account of the customer, the bank on receipt of such order is prohibited from honoring check drawn by the customer on the account or making payment to the customer or his order। तो इनका कहना यह है कि जैसे ही कोर्ट अगर आदेश जारी कर देता है किसके लिए? बैंक के लिए, तो बैंक की जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि अगर इनके कस्टमर के जो भी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, जो भी क्रेडिट बैलेंस है, वो क्रेडिट बैलेंस बैंक क्या करेगा? अटैच कर देगा। क्या कर देगा? अटैच। यानी अब उसके आधार पे अगर इन्होंने कोई चेक जारी किया या ये चाहे कि हम पैसा विड्रॉ कर दें, है ना, पैसा क्या कर दें? विड्रॉ कर पाए, या ये चाहते हैं किसी और व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर कर पाए, तो ये कंडीशंस तब तक नहीं हो पाएंगी जब तक ये गारंटी ऑर्डर हटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ बैंकर्स के कुछ राइट होते हैं। बैंकर का पहला राइट होता है बैंक्स लीन, जहां पर बैंक का पैसा अगर डेटर वापस नहीं करता है तो बैंक डेटर से रिलेटेड जो भी गुड्स एंड सिक्योरिटीज हैं उन पर अपना पोजीशन ले लेता है और ये पोजीशन तब तक अपने पास रखता है जब तक डेटर उनका पैसा वापस ना कर दे। अगर इसके बावजूद डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास राइट है कि बैंक उनको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है। राइट टू सेट ऑफ, अगर राइट टू सेट ऑफ का मतलब है कि किसी कस्टमर के अगर दो अकाउंट है, सपोज बैंक के पास दो अकाउंट है, एक मान लीजिए सेविंग अकाउंट है और दूसरा कोई लोन अकाउंट है। अब लोन अकाउंट में अगर कस्टमर पैसा पे नहीं कर रहा तो बैंक के पास अधिकार है कि बैंक क्या कर सकता है? इस सेविंग अकाउंट से पैसा लोन अकाउंट को रीपे कर सकता है। दैट इज कॉल्ड राइट टू सेट ऑफ। फिर आता है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि जब कोई कस्टमर होता है और मान लीजिए कोई कस्टमर के दो लोन अकाउंट चल रहा है, एक होम लोन चल रहा और एक कार लोन चल रहा, ठीक। अब कस्टमर ने बैंक को पैसा दिया, कस्टमर ने क्या किया? बैंक को कुछ पैसा दिया, बट ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि इस पैसे से कौन सा लोन पे करना है। तो बैंक के पास राइट होता है अप्रोप्रिएट करने का। बैंक के पास जिस लोन अकाउंट की पहले ईएमआई आएगी बैंक उसमें पे कर देगा। तो इसके लिए कस्टमर बैंक को लाइबल नहीं ठहरा सकता क्योंकि राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट को यहां यूज किया गया है। राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन, अगर बैंक लोन देता है तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा और अगर बैंक ने कोई सर्विस दी है तो वहां पे वो कमीशन चार्ज कर सकता है, ये बैंक का अधिकार है, ठीक है दोस्तों। नाउ टर्मिनेशन ऑफ बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, कब बैंक और ग्राहक का रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाता है, किस कंडीशन में? तो बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है दो पार्टी के बीच में, एक बैंक और एक कस्टमर के बीच में। सो इट मे बी टर्मिनेटेड बाय आइदर पार्टी ऑन वॉलंटरी बेसिस और बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो दो तरीके से ये रिलेशन टर्मिनेट हो सकता है, या तो खुद कस्टमर अपना अकाउंट या अपनी सेवाएं बंद कर दे या कानून के तहत। तो सबसे पहले बात करेंगे वॉलंटरी टर्मिनेशन की। So the customer has right to close his or her deposit account with the bank because of change of residence or dissatisfaction with the service of the bank। यानी अगर किसी भी कस्टमर का कोई अकाउंट है, किसी भी कस्टमर का अगर मान लीजिए बैंक के पास कोई अकाउंट है और कस्टमर अपना अकाउंट क्लोज करना चाहता है, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि मान लो इन्होंने लोकेशन चेंज कर दी हो, अपनी इनकी लोकेशन क्या हुई हो? चेंज की हो, जिसकी वजह से ये अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं, या वो बैंक के द्वारा दी गई सर्विसेज से क्या है? डिससेटिस्फैक्शन है। क्या है दोस्तों? डिससेटिस्फाइड है। डिससेटिस्फैक्शन की वजह से भी क्लोज कर सकता है अपना अकाउंट, क्लोज कर सकता है अपना अकाउंट, ठीक है दोस्तों। डन है, क्लियर है? विद द सर्विस ऑफ बैंक, एनी अदर रीजन। सो एंड द बैंक इज बाउंड टू कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट। अब बैंक की जिम्मेदारी के अगर ग्राहक ने क्लोज करने की रिक्वेस्ट की है तो बैंक इसमें बाध्य है कि वो अकाउंट क्लोज करे। टर्मिनेशन बाय लॉ के तहत क्या क्या होता है? टर्मिनेशन बाय लॉ के तहत अगर ग्राहक की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, या ग्राहक बैंकरप्ट हो जाता है तो उस क्लोज या उनकी कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है तो भी डिस्क्लोज हो जाएगा।
गार्निसी ऑर्डर के केस में या कस्टमर इंसैनिटी यानी पागल हो जाए तो इन सभी केसेस में भी टर्मिनेट हो जाता है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी बढ़िया तरीके से। और अगर आप ऐसे ही आसान तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप JAIB महापैक के थ्रू जुड़ सकते हैं दोस्तों और अपनी तैयारी कर सकते हैं। 6 मंथ महापैक भी आपके लिए अवेलेबल है, 12 मंथ महापैक भी अवेलेबल है और 24 मंथ का महापैक भी अवेलेबल है। यहां पर आपके चारों फैकल्टीज आपके साथ जुड़ेंगे और आपके लिए चारों कंपलसरी पेपर की फुल तैयारी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, JAIB फाउंडेशन 2.0 बैच भी हमारा अवेलेबल है मई 2026 के लिए। और अगर आप इस बैच को रेगुलर प्लान में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 1999 और प्रो प्लान में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 2999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन दोस्तों के पास टाइम नहीं मिल पा रहा, उनकी ड्यूटी थोड़ी हेक्टिक है, तो उनके लिए नवंबर 2026 के लिए हम लोग JAIB का वीकेंड बैच लेके आए हैं। आप वीकेंड बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने चारों पेपर की तैयारी कर सकते हैं। रेगुलर प्लान 2499 और प्रो प्लान 3499 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मई 2026 के लिए एक नया बैच आ गया है JAIB MCQ बैच। तो इस बैच में यूनिट वाइज MCQs हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सब आपको मिलेगा यहाँ पे 1999 और 2999 में। अगर आप इंडिविजुअल बैच सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन दोस्तों के पास महापैक है उनके लिए ये बैच इनबिल्ड होगा। ठीक, बस आपके महापैक की वैलिडिटी होना जरूरी है। आपके लिए RBI ग्रेड B के लिए भी हमारा बैच है समर्थ 2.0 बैच। आप फेज 1 और फेज 2 की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। संपूर्ण थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद केस स्टडी विद सॉल्यूशन एवरी चैप्टर के बाद, और माइंड मैप विद क्विक रिवीजन, सब कुछ जो एक आसान किताब में होना चाहिए उसमें अवेलेबल है। 1224 रुपए में आप Amazon, फ्लिपकार्ट या PW स्टोर से इस किताब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमारी इन क्लासेस की PDF आपको PW ऐप पर जब आप जाएंगे तो लाइब्रेरी सेक्शन में आपको आसानी से मिल जाएगी, तो आप हर एक चैप्टर्स को वहां से उठा के पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।